हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी अंडरलाइन। ये है सेकंड वीडियो इकोनॉमी के सीरीज़ पर। इकोनॉमी पर हमने बेसिक बातें कर ली हैं। वेज टू कैलकुलेट जीडीपी, जिस पर मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, FIND फॉर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड के लिए रिम PC और एक्सपेंडिचर के लिए सिगरेट, CIGE याद रखना है। सिगरेट एक्सपेंडिचर लोग किस में करते हैं? सिगरेट में। ये मैंने आपको थोड़े निमोनिक बताए थे जो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या क्या आ जाते हैं? इक्विटी, पॉवर्टी इरेडिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कैपेसिटी एनहांसमेंट। पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ के को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़। मेजर्स और डेवलपमेंट क्या होते हैं? HDI, GDI, यहाँ पे GII हमने देखा था, MPI। उसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब all those currencies which cannot be printed by domestic central bank। इसका मतलब क्या है? they are printed by foreign central banks। एग्जाम्पल के तौर पे डॉलर, यूरो, येन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड विद फॉरेन करेंसी। मतलब इसका है द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ₹74 पर डॉलर जो हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपको एक चीज याद रखनी है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी to foreign currency, always in terms of domestic currency to foreign currency। next is ways to determine exchange rate। क्या क्या ways हैं to determine exchange rate? यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, 1 मिनट में सुधार देता हूं। next is ways to determine exchange rate, fixed और nominal exchange rate। so क्या होता था? since 1945 the exchange rate was fixed by central bank or RBI and it remains at that level unless it was changed। जब तक उसको चेंज ना किया जाए वो उसी लेवल पे रहता था। तो इसीलिए इसको फिक्स्ड और नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। सो सिंस 1945 टिल 1992 में क्या हुआ? LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो उसके बाद हम शिफ्ट हो गए फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। सो इसमें क्या होता था? फिक्स्ड और नॉमिनल एक्सचेंज रेट में ये लिखा ही हुआ है, एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक अनलेस चेंज्ड। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इफ ई राइजेस, इफ एक्सचेंज रेट राइजेस, इसका ई से मतलब है एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल, 50 रुपए पर डॉलर, पहले चीजें 50 रुपए पर डॉलर थी, उसके बाद रेट हो गया 60 रुपीज पर डॉलर। सो ये क्या हुआ? हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई। जो पहले 50 रुपए लग रहे थे अब 60 रुपए लग रहे हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। सो फॉल इन वैल्यू ऑफ रूपी रिलेटेड टू डॉलर। सो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। अगर फिक्स्ड की बात चल रही है सो याद रखिए डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कहा जाता है, और फ्लोटिंग में हम इसे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कहते हैं। सेम कंसेप्ट रहता है, बस टर्म्स अलग हो जाते हैं फ्लोटिंग के अंदर और फिक्स्ड के अंदर। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, इसका मतलब 50 रुपी पर डॉलर से 60 रुपी पर डॉलर हो गया। फॉल इन वैल्यू ऑफ रूपी रिलेटेड टू डॉलर। रिवैल्यूएशन क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट, इफ ई फॉल्स, इसमें इफ ई राइजेस एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब इसमें एक्सचेंज रेट कम हो गया। एग्जाम्पल, 50 रुपए पर डॉलर से 40 रुपए पर डॉलर हो गई चीजें। सो राइज इन वैल्यू, पहले 50 रुपए हमको लग रहे थे पर डॉलर और अब हमको 40 रुपए लग रहे हैं पर डॉलर। सो हमारी वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई ना। सो उससे राइज इन वैल्यू ऑफ रूपी रिलेटेड टू डॉलर, तो इसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ये चीजें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है अगर आप पहली बार इन्हें देख रहे हैं तो। मुझे भी बहुत परेशान करा था ये सारे कंसेप्ट्स। बस अब कुछ चीजें फिक्स कर लेनी है दिमाग में। वेज टू डिटरमाइन एक्सचेंज, इंडिया फॉलोज, सो हमने ये देख लिया रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। इंडिया फॉलोज मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये होता है कि RBI ऑल्सो इंटरवेन्स इन द मार्केट टू कीप एक्सचेंज रेट स्टेबल। इंडिया फॉलोज मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। RBI बीच में इंटरवेन कर देता है मार्केट के टू कीप एक्सचेंज रेट स्टेबल। अब हमने देख लिया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट,
1992 तक ये हुआ और उसके बाद आ गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फ्लोट करता रहता है डिमांड एंड सप्लाई के इन्फ्लुएंस में या फिर बेसिस पे। डेप्रिसिएशन तब होता है जब ई राइजेस का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, पहले 40 रुपये पर डॉलर थे, अब 60 रुपये पर डॉलर हो गया, सो हमारी करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएट हो गई। एप्रिसिएशन में क्या होता है, ई फॉल होता है, मतलब हमारी एक्सचेंज रेट फॉल हो गया और हमारी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब 60 रुपये से 40 रुपये हो गई समझो, सो इसको कहा जाता है एप्रिसिएशन। इसमें आपको कुछ चीज़ें और दिमाग में बैठानी पड़ेगी। इफ़ ई राइजेस इसका मतलब क्या क्या बताया था मैंने, 40 रुपये पर डॉलर चल रहा था रेट, अब हो गया 60 रुपये पर डॉलर। सो इससे क्या हो रहा है, हमको $1 पे पहले 40 रुपये देने पड़ रहे थे, अब 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। सो क्या होता है, फॉरेन कमोडिटी बिकम्स कॉस्टलियर फॉर इंडिया, क्योंकि हमको अब 60 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 के। सो फॉरेन कमोडिटी हमारे लिए कॉस्टली हो जाती है। सो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं, है ना। और क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑल्सो इम्प्लाइज डोमेस्टिक कमोडिटी बिकम्स चीपर फॉर फॉरेनर्स। सो इससे क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। सो ये आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है। डेप्रिसिएशन इफ ई राइजेस में इम्प्लाइज कमोडिटी, डोमेस्टिक कमोडिटी बिकम्स चीपर फॉर फॉरेनर्स। सो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। सो इसीलिए कई बार एक कंट्री अपनी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है अपनी करेंसी की, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को प्रॉफिटेबल बना पाए। फिर हमने देखा था एप्रिसिएशन मतलब ई फॉल्स मतलब पहले 60 रुपये पर डॉलर थे, अब हमको 40 रुपये पर डॉलर लग रहे हैं, राइट, 40 रुपये पर डॉलर लग रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, कमोडिटी बिकम्स चीपर, फॉरेन कमोडिटी बिकम्स चीपर फॉर अस, फॉर इंडिया। सो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे और उससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन कमोडिटी हमारे लिए चीपर हो गई है। क्यों हो गई है चीपर, क्योंकि हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। जो हमको 60 रुपये पर डॉलर पहले देना पड़ता था, अब 40 रुपये पर डॉलर देने को पड़ रहा है। सो हम ज़्यादा फॉरेन कमोडिटी डिमांड करेंगे और उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी भी हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। सो ऐसे ही एक्सचेंज रेट चलता है। सो हमने देखा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक बार फिर से देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमने देखा, फॉरेन एक्सचेंज किसको कहा जाता है, करेंसीज विच कैन नॉट बी प्रिंटेड बाय डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक। एग्जांपल्स इसमें आ जाते हैं सारे फॉरेन करेंसीज, यूरो, डॉलर, येन, जो भी आप सोच सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल 74 रुपीज़ पर डॉलर, ये देख लिया हमने। फिर देखें हम लोग वेज टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड जो फॉलो किया जाता था 1945 till 1992 तक। एक्सचेंज रेट वॉज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक अनलेस इट वॉज चेंज्ड। डिवैल्यूएशन हमने देखा, ई राइजेस, एक्सचेंज रेट राइजेस, रिवैल्यूएशन में एक्सचेंज रेट फॉल्स। सो ये आपको याद रखना है, इसको नोट में आप लिख लीजिए। इंडिया फॉलोज मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि आरबीआई ऑल्सो इंटरवेन इन द मार्केट टू कीप एक्सचेंज रेट स्टेबल। 1992 से हम शिफ्ट हो गए थे फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, पर हम फॉलो करते हैं फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हमने देख लिया। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, इट इम्प्लाइज कमोडिटी बिकम्स चीपर फॉर फॉरेनर्स, और फॉरेन कमोडिटीज जो रहती हैं वो बन जाती है कॉस्टली फॉर इंडिया, है ना, कॉस्टली बन गई। सो हम डिमांड कम करेंगे, तो फॉरेन करेंसी की भी हम डिमांड कम करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ चीज़ें मंगानी नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, हमको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। सो ये होता है कंसेप्ट। एप्रिसिएशन में हो गया, कमोडिटी हमारे लिए चीपर बन जाएगी फॉरेन कमोडिटी, तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे डॉलर की, है ना, मतलब कि ज़्यादा डिमांड करेंगे कमोडिटी की और उसके कारण हम ज़्यादा डिमांड करेंगे डॉलर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उससे क्या होता है, फॉरेन कमोडिटीज़ जो रहते हैं दैट बिकम्स कॉस्टलियर फॉर इंडिया। अगर कॉस्टलियर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे फॉरेन कमोडिटीज़ का, और उससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ या फिर डिमांड बोलना चाहिए, डिमांड हमारी कम हो जाएगी डॉलर की। अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट करती है सो फॉरेन कमोडिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए चीपर हो जाते हैं, सो हम फॉरेन कमोडिटीज़ ज़्यादा डिमांड करते हैं। उससे क्या होता है,
डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और डॉलर ऑल्सो इंक्रीजेस। अप्रिशिएट होने से फॉरेन करेंसी की डिमांड भी बढ़ जाती है। सो वही हम देखने वाले हैं यहाँ, व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर इंडिया के लोग गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा डिमांड करेंगे फॉरेन के, सो उससे डिमांड फॉर डॉलर विल ऑल्सो इंक्रीज। डिमांड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इंडिया का इंसान बोलेगा कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन यूएसए के फैक्ट्रीज में, शेयर्स ऑफ यूएस मार्केट, सो उससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड भी बढ़ेगी। हम ज़्यादा डिमांड करेंगे डॉलर्स की। और कब कब हम डिमांड करते हैं डॉलर्स की, जब वी वांट टू सेंड रेमिटेंसेस। अगर हमको रेमिटेंसेस भेजने हैं यूएसए में, सो हम डॉलर की डिमांड ज़्यादा करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और यूनिलेटरल पेमेंट्स, दे आर वन वे पेमेंट्स होते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप गिफ्ट्स को याद रख लें, या डोनेशंस, या फिर आप एड्स को भी याद रख सकते हैं। एड्स, डोनेशंस और गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है रेमिटेंसेस या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंदर। फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर डॉलर। अगर हमको पता है कि डॉलर की वैल्यू आगे चल के बढ़ने वाली है, सो हम क्या करेंगे, उसको इकट्ठे करके रख लेंगे, कलेक्ट करके रख लेंगे। सो इससे क्या होगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। सो ये साइड हमने देखा डिमांड साइड, फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, और क्या आ जाएगा, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर डॉलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई ऑफ डॉलर। सप्लाई, अगर डिमांड फॉर डोमेस्टिक कमोडिटी बाय फॉरेनर्स, अगर डोमेस्टिक कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करेंगे फॉरेनर्स, सो दे विल हैव टू पे इन डॉलर, सो तब हमको डॉलर की सप्लाई ज़्यादा मिलेगी अगर डोमेस्टिक कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन में। डिमांड फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेन का बंदा आके इंडिया में इन्वेस्ट करता है, इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, या इंडिया के फैक्ट्री, अगर वो बोलता है कि आई वांट टू बाय अ फैक्ट्री इन इंडिया, सो उससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज। नेक्स्ट आ जाता है रेमिटेंसेस और ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा रेमिटेंसेस और ट्रांसफर पेमेंट्स आएंगे, उतना ज़्यादा हमको सप्लाई बढ़ेगा डॉलर का। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर रूपी, इफ रूपी इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट in near future, more demand for rupee and dollar will be supplied. So ये हमने देखा दो कंसेप्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आपको दो चीज़ें याद रखने के लिए मैं बोलूँगा कि डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये उसके एग्जांपल्स हैं, आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। बस आपको ये दो चीज़ें याद कर लो कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सो ये चीज़ों से काम बन जाएगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हमने देखा, करेंसीज विच कैन नॉट बी प्रिंटेड बाय डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक, एग्जांपल डॉलर, यूरो, येन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद फॉरेन करेंसी, एग्जांपल 74 रुपी पर डॉलर, है ना। वेज टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड और फ्लोटिंग हमने देखा। इंडिया फॉलोज मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आरबीआई ऑल्सो इंटरवेन्स इन द मार्केट टू कीप एक्सचेंज रेट स्टेबल। डेप्रिसिएशन अगर होगा, सो इट इम्प्लाइज फॉरेन कमोडिटी बिकम्स कॉस्टलियर फॉर इंडिया, और डोमेस्टिक कमोडिटी बिकम्स चीपर फॉर फॉरेनर्स। सो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। अगर हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर जाती है तो फॉरेन कमोडिटीज बिकम चीपर फॉर अस, उसके के कारण हम ज़्यादा डिमांड करते हैं उसकी, और मोर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, हम डॉलर की भी डिमांड फिर ज़्यादा करते हैं। फिर हमने देखे कुछ फैक्टर्स हमने देखे। आपको याद रखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इसका कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये दो चीज़ आपको याद रखने के लिए मैंने बोला। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड को क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स अफेक्ट करती है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, साथ में आ जाता है रेमिटेंसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, और साथ में स्पेक्यूलेटेड डिमांड फॉर डॉलर या फिर स्पेक्यूलेटेड डिमांड फॉर डॉलर या फिर फॉरेन करेंसी। उसके बाद
हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ डॉलर, डिमांड अगर ज़्यादा होगी डोमेस्टिक कमोडिटी की, इंडिया की चीज़ों को लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, सो हमको सप्लाई बढ़ेगी डॉलर की। डिमांड फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, अगर इंडिया में इन्वेस्ट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे फॉरेनर्स, सो सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज। रेमिटेंसेज और ट्रांसफर पेमेंट्स अगर ज़्यादा आएंगे, आपको पता ही होगा रेमिटेंसेज प्ले मेजर रोल इन आर फॉरेक्स रिजर्व, राइट। नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर रूपी, अगर लोगों को लगेगा कि रूपी की वैल्यू अप्रिशिएट होने वाली है, सो दे विल डिमांड मोर रूपी, उसके कारण हमको डॉलर की सप्लाई मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? व्हेन एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी बंडल्स। कमोडिटी बंडल्स को आप सेट ऑफ कमोडिटीज भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ कमोडिटीज। एक्सचेंज रेट, व्हेन एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी बंडल्स, ये फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं। रियल एक्सचेंज रेट आर से, ई से मतलब है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, पीएफ से प्राइस इन फॉरेन, और पीडी से प्राइस इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। रियल एक्सचेंज रेट आर इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एफ अपॉन पी डी। मैंने क्या बताया? एक्सचेंज रेट, व्हेन एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी बंडल्स। आप ये याद रखें कि इट शोज द रेशियो ऑफ कमोडिटी बंडल्स और रेशियो ऑफ सेट ऑफ कमोडिटीज दैट कैन बी परचेज्ड एट होम व्हेन कंपेयर्ड टू फॉरेन। इसलिए फॉर्मूले में आ जाता है पी एफ अपॉन पी डी, प्राइस इन फॉरेन अपॉन प्राइस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इंटू ई इज इक्वल्स टू आर, है ना, रियल एक्सचेंज रेट। सो हमने देख लिया रियल एक्सचेंज रेट इज व्हेन एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी बंडल्स। कमोडिटी बंडल्स आपको याद रखना है, वो एक टर्मिनोलॉजी ही समझ के उसको याद कर लीजिए, कमोडिटी बंडल्स या सेट ऑफ कमोडिटीज। एक्सचेंज रेट एट परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, when nominal exchange rate is fixed in the market by forces of demand and supply, then it is affected by purchasing capacity of currency, expectation about its future value acceptance, stability of domestic economy। आपको याद रखना जरूरी है कि PPP is used to compare standard of living। ये चीज आपको याद रखनी थोड़ी ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये है कि how much money you use in buying one commodity, how much money you use in buying one commodity in foreign market when compared to domestic territory, ठीक है, आपको ये याद रखना है। PPP is used to compare standard of living, है ना, PPP is used to compare standard of living, how much money you use to buy one commodity in foreign market when compared to domestic territory। रियल एक्सचेंज रेट में हमने क्या देखा था? हमने देखा था सेट ऑफ बंडल्स, इसीलिए मैंने आपको बोला था सेट ऑफ बंडल्स। और हमने देखा एक्सचेंज रेट एट परचेजिंग पावर पैरिटी में हाउ मच मनी यू यूज इन बाइंग वन कमोडिटी इन फॉरेन मार्केट कंपेयर्ड टू डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हम इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, इंडिया की इकोनॉमी इज थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीपी व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। $8 ट्रिलियन कुछ है आई बिलीव, और जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट में इंडिया इज एट 5th और आई गेस अब 4th पोजीशन पे आ गई है ना। आप ये एक बार कमेंट करके मुझे बता देना, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ अभी क्या है, आई गेस 4th पोजीशन पे है, जैसा कि मेरे को याद आ रहा है। शायद यूके को हमने पीछे कर दिया है और 4th पोजीशन पे अब हम आ गए हैं। एक बार मुझे कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में बता देना हो पाए तो। सो हम देख रहे थे एक्सचेंज रेट एट परचेजिंग पावर पैरिटी। फिर आ जाता है नीर और रीर। हमने क्या क्या देख लिया? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देख लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई देख लिया, रियल एक्सचेंज रेट देख लिया। आपको सेट ऑफ कमोडिटीज़ याद रखना है या कमोडिटी बंडल्स याद रखना है। एक्सचेंज रेट एट परचेजिंग पावर पैरिटी और पीपीपी हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेजर करने के लिए, या फिर वही समझ लीजिए। उसके बाद आ जाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट।
It is weighted average of nominal exchange rate of a country with those of other countries' currency. Real effective exchange rate, weighted average of real exchange rate of a country's currency with foreign currency. ये ज़रूरी है BOP, balance of payment. It records all transactions that takes place between domestic sector and external sector. All inflows of foreign exchange are recorded as credit or positive transaction, or all the inflow of foreign exchange is recorded as credit or positive transaction. All the outflow of foreign exchange is recorded as debit or negative transaction. So next बात करते हैं करेंसी मैनिपुलेटर की. करेंसी मैनिपुलेटर हम किसे कहते हैं? When a currency is deliberately not allowed to appreciate or depreciate, तब a country can be accused of being a currency manipulator. If a country, एक और आप कंसेप्ट याद रखें, इसको थोड़ा डीप में समझना है तो, if a country has continuous BOP surplus, है ना, BOP surplus उसका कंटिन्यूस हो रहा है, सो क्या होता है? इट लीड्स टू मोर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर डॉलर का. Then it is expected over a period of time that currency of that country will appreciate. It will appreciate. If the central bank of that country keeps on demanding more foreign exchange and keeps increasing foreign exchange reserves, then currency does not appreciate anymore. Therefore, the trading partner जिससे भी हम ट्रेड कर रहे हैं can accuse the country for manipulating the currency, that is not letting it appreciate. Why India don't want its currency to appreciate? Because appreciation में it makes export costlier. Depreciate अगर होती है हमारी करेंसी तो आपको पता होगा it makes export cheaper. Export cheaper हो जाते हैं, so क्या होता है? हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं. अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं. ठीक है, सो यही कंसेप्ट है करेंसी मैनिपुलेटर. यूएस ने अभी 2020-21 में अक्यूज्ड इंडिया ऑफ बीइंग करेंसी मैनिपुलेटर. क्यों? क्योंकि इंडिया के रिजर्व जो थे वर इंक्रीज्ड बाय 25%. इंडिया हैड ट्रेड सरप्लस इंडिया का था कितना? $6 बिलियन का विथ यूएस. और इंडिया का ओवरऑल करेंट अकाउंट वॉज सरप्लस. सो ये तीन चीज़ों के चलते यूएस ने अक्यूज़ किया इंडिया को ऑफ बीइंग करेंसी मैनिपुलेटर. सो इंडिया का कुछ रिप्लाई था. इंडिया ने कहा कि ये जो $6 बिलियन हैं इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, और जो भी ओवरऑल करेंट अकाउंट सरप्लस है इट इज़ ड्यू टू फॉल इन इम्पोर्ट्स हमारे कम हो गए हैं, इसलिए हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया है या फिर करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है. क्यों? क्योंकि रिसेशन आया हुआ था. 2020-21 की बात चल रही है, कोविड का टाइम था. और क्या क्या इंडिया ने रिप्लाई दिए थे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव इंक्रीज्ड टू अश्योर दैट फ्लक्चुएशन जो होने वाले होंगे या फिर एक्सपेक्टेड हैं कोविड पैंडमिक की वजह से, उसको कंट्रोल में करा जाए बाय एनहेंसिंग आरबीआई के रिजर्व्स. सो इंडिया ने 3 रिप्लाई दिए थे कि $6 बिलियन बहुत छोटा अमाउंट है, इंपोर्ट हमारे कम हो गए हैं क्योंकि रिसेशन चल रहा है कोविड-19 के कारण, और सारे जो फ्लक्चुएशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व थोड़े एनहांस कर दिए हैं. सो ये था कंसेप्ट करेंसी मैनिपुलेटर का. अब हम आ जाते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में. करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे क्या क्या हैं. पहले हम देखते हैं करंट अकाउंट क्या होता है. ऑल शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस विद इन अ ईयर जो हुए होंगे. इट डज नॉट इफेक्ट द लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री. कैपिटल अकाउंट जो होता है इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन, और इट हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री. ये इम्पैक्ट करता है लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री को. क्यों? क्योंकि इट रिकॉर्ड्स ऑल लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन भी एक एस्पेक्ट है. सो आपको ये याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल अफेक्टिंग नेशंस, फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल अकाउंट इज concerned with all international trade transactions between citizen of one country and those in other.
ऑल इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन, जो भी फॉरेन एड्स आते हैं या फिर फॉरेन एड्स डोनेशंस जो आते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंडर काउंट किए जाते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसके कंपोनेंट्स पर हम अभी फोकस करने वाले हैं। सो करंट अकाउंट पॉजिटिव, जो मैंने बताया था कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट और पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड एज डेबिट और नेगेटिव ट्रांजैक्शन। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक टेबल में बना देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव। सो आप करंट अकाउंट हम देख रहे हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पॉजिटिव में क्या क्या आ जाएंगे, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम गुड्स, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और क्या, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम सर्विसेज, एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज। इनफ्लो आ रहा है हमारे पास रेमिटेंसेस का, रेमिटेंसेस आ रहे हैं प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स आ रहे हैं, है ना, ये भी आ जाएगा पॉजिटिव में। और क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब चीज़ें आ जाती है पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वही हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव कंपोनेंट है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। वैसे ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वैसे ही क्या आ जाएगा, आउटफ्लो, यहाँ पे इनफ्लो ऑफ रेमिटेंसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट था, अब यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ रेमिटेंसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। और क्या आ जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नॉट फ्रॉम अब्रॉड बट टू अब्रॉड। ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई पॉजिटिव नेगेटिव, इससे बनता है नेट। नेट में अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड, वैसे ही बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एग्जांपल बैंकिंग के सर्विसेज, आईटी सर्विसेज। फिर आ जाते हैं नेट करेंट ट्रांसफर्स और रेमिटेंसेज फ्रॉम एंड टू, है ना, ये सब का नेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में, इसमें भी हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या क्या आ जाता है, इनफ्लो ऑफ एफडीआई, वैसे ही इनफ्लो ऑफ एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और क्या क्या आ जाती है इसमें चीज़ें, बोरोविंग्स, बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड, साथ में इनफ्लो ऑफ एड्स प्लस ग्रांट्स प्लस डोनेशंस, ये सब भी यहाँ पे आ जाती हैं किसमें, पॉजिटिव साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में। नेगेटिव साइड में अब क्या क्या आ जाती हैं, आउटफ्लो ऑफ एफडीआई, आउटफ्लो ऑफ एफडीआई, फिर आ जाता है आउटफ्लो ऑफ एफआईआई, फिर क्या आ जाता है, लेंडिंग टू अब्रॉड, लेंडिंग हम कर देते हैं अब्रॉड में, इसमें क्या आ रही थी, मिल रहे थे हम लोग के पैसे, इनफ्लो एड्स ग्रांट्स हम लोगों को मिल रहे थे, अब क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहे हैं, सो ये आ जाएगा नेगेटिव साइड में, लेंडिंग टू अब्रॉड और आउटफ्लो ऑफ ग्रांट्स एंड एड्स टू अब्रॉड। सो ये हमने देखा, इसका नेट क्या होगा, नेट इनफ्लो ऑफ एफडीआई, इंडिया में जो आ रहे हैं एफडीआई और इंडिया से जो जा रहे हैं उसका नेट, नेट इनफ्लो ऑफ एफडीआई, वैसे ही नेट इनफ्लो ऑफ एफआईआई, नेट बोरोविंग्स एंड इनफ्लो ऑफ ग्रांट्स। हमने तीन चीजें देखी थी, है ना, एफआईआई, एफडीआई और बोरोविंग्स और लेंडिंग हमने देखा था। सो एक और चीज आ जाती है, वो है नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये जो 8वां कंपोनेंट है। अब अगर मैं टोटल कंपोनेंट्स बताऊं तो करंट अकाउंट में 1 2 3 एंड 4, इसमें 1 2 3 एंड 4। सो ये जो 8वां कंपोनेंट है 4 प्लस ये जो 8वां कंपोनेंट है, दैट इज नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इसका काम क्या रहता है, टू अचीव नेट वैल्यू ऑफ 0, इसलिए इसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये जो हमने देखा 8वां कंपोनेंट, जिसको एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका काम होता है टू अचीव नेट वैल्यू ऑफ 0। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आते क्या क्या चीज़ें हैं, फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन बॉन्ड्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, गोल्ड इन बुलियन टर्म्स बाय आरबीआई, द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दैट इज एसडीआर विद आईएमएफ, रिजर्व ट्रांस और सेविंग्स ऑफ अ कंट्री विद आईएमएफ। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर राइजिंग, दे आर रिकॉर्डेड एज नेगेटिव टर्म इन बीओपी, दैट मीन्स मनी इज गोइंग आउट। उसके बाद हमने क्या क्या देख लिया, बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन डोमेस्टिक सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। करेंसी मैनिपुलेटर हमने देखा, इफ करेंसी इज डेलिबरेटली नॉट अलाउड टू अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, then that country can be accused of being a currency manipulator. Why don't India wants its currency to appreciate? Because depreciate अगर हमारी करेंसी होती है तो it makes export cheaper, हमारा एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है।
अगर हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो। सो इसीलिए अप्रिसिएशन के कारण इट मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टलियर, सो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा जो हम चाहते नहीं। सो इंडिया डोंट वांट इट्स करेंसी टू अप्रिशिएट। ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम बात करें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की। करंट अकाउंट में ऑल लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन विद इन अ ईयर डज नॉट अफेक्ट लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी। इसके कंपोनेंट्स हमने देखे, इसमें आ जाता है ट्रेड, इसमें आ जाता है इनविजिबल ट्रेड, इसमें ट्रेड में आ जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज आ जाएंगी, नेट करेंट ट्रांसफर्स प्लस रेमिटेंसेस, है ना। उसके बाद और आ जाता है फैक्टर इनकम। फिर हमने देखा कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, इट रिकॉर्ड्स ऑल लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन, इट अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। ऑल इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। इसमें आ जाता है नेट इनफ्लो ऑफ एफडीआई, नेट इनफ्लो ऑफ एफआईआई, नेट बोरोविंग्स एंड इनफ्लो ऑफ ग्रांट्स। नेक्स्ट ये 8th जो कंपोनेंट है नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम होता है टू अचीव नेट वैल्यू ऑफ 0। So this foreign exchange reserves consist of foreign currency and foreign bonds held by central bank, gold in terms of bullion terms by RBI, special drawing rights with IMF, reserve tranche, savings of a country with IMF. Next हम बात करते हैं BOP क्राइसिस की, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 की। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 जिसको BOP क्राइसिस भी कहा जाता है। रीजंस क्या क्या थे इस क्राइसिस के? सो कुछ देखते हैं रीजंस दैट लेड टू BOP क्राइसिस इन 1991। हाई फिजिकल डेफिसिट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाई फिजिकल डेफिसिट क्या रिफ्लेक्ट करता है? लार्ज बोरोविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, लार्ज बोरोविंग्स रिफ्लेक्ट करता है, विच रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी, विच मेक्स बोरोविंग्स कॉस्टलियर विथ राइज इन इंटरेस्ट रेट लीडिंग टू क्राउडिंग आउट, फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता क्या है? हाई फिजिकल डेफिसिट मतलब लार्ज बोरोविंग्स। सो उससे क्या होता है? बैंक्स के पास आगे लेंड करने के लिए लिक्विडिटी कम हो जाती है, सो वो प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा लोन नहीं दे पाती, और अगर देती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। सो इससे क्या होता है? फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसको बोला जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग इन इफेक्ट भी इसका ऑपोजिट फेसेट है। आप देखेंगे इन इफेक्ट में गवर्नमेंट जो होती है वो पुश देती है प्राइवेट सेक्टर्स को। कैसे? क्राउडिंग इन इफेक्ट में होता यह है, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑन दी प्रोविजन ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में, कम्युनिकेशन में, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाएगा। किससे? अगर गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर वो काम करती है लॉ एंड ऑर्डर पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, विच विल इम्प्रूव द बिजनेस सेंटिमेंट। क्या होगा इससे? प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिलेगा और दे विल इन्वेस्ट मोर इन बिजनेस। सो इसको बोला जाएगा क्राउडिंग इन। क्राउडिंग आउट में हमने देखा, क्राउडिंग आउट में फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है और क्राउडिंग इन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। बस इतना ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज वेरी हाई इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन ये होता है कि डोमेस्टिक करेंसी इज कॉस्टलियर कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल मार्केट। आप इतना समझ गए तो आप समझ जाएंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है। डोमेस्टिक करेंसी इज कंपेरेटिवली कॉस्टलियर टू इंटरनेशनल मार्केट। सो इससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू रियल एप्रिसिएशन। लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वेरी हाई इन्फ्लेशन से इसके क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं? इट कैन लीड टू डीस्टेबलाइजिंग इकोनॉमी, डीस्टेबलाइज हो सकती है इकोनॉमी। लार्ज फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट विल ऑल्सो गेट इफेक्टेड। रिड्यूस हो जाएगी कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू रियल एप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट है वेरी हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट, 4.3% ऑफ GDP। वेरी हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट
बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे थे, मेनली क्रूड ऑयल और रॉ मटेरियल्स। याद रखें 1991 के टाइम की बात चल रही है, 1991 1981, जब ये सब चीज़ें अफेक्ट करना चालू कर रही थी। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट था हमारा क्रूड ऑयल और रॉ मटेरियल्स का, जिससे हमारा हाई करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ चुका था। वेरी लो एक्सपोर्ट था फ्रॉम इंडिया ड्यू टू ओवर वैल्यूड करेंसी। नेक्स्ट इज very high amount of short term foreign loans to be paid within 1 year. Short term foreign loans का मतलब होता है loan to be paid within 1 year, which have negative impact on investors confidence. Next is Gulf War between US and Iran. जो गल्फ वॉर चल रही थी उसके कारण क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, और हमको पता ही है हाई करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमने पढ़ा, वाई ड्यू टू हाई इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड रॉ मटेरियल्स। साथ में गल्फ वॉर भी आ गई। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या था, इट लेड टू रिड्यूसिंग रेमिटेंसेस फ्रॉम अरब कंट्रीज, सो इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइसेस और रिड्यूस्ड रेमिटेंसेस, ये अफेक्ट हुआ गल्फ वॉर के कारण। सो एक बार देखते हैं फिर से क्राइसिस के रीजंस क्या क्या रहे। हाई फिस्कल डेफिसिट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब लार्ज बोरोविंग्स, उससे क्या हुआ, क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया, फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वेरी हाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, विच लेड टू रिड्यूसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन foreign market due to real appreciation. Very high current account deficit 4.3% of GDP. बहुत ज़्यादा इंपोर्ट था हमारा क्रूड ऑयल और रॉ मटेरियल्स का, और बहुत उसी के साथ साथ बहुत लो एक्सपोर्ट था ड्यू टू ओवर वैल्यूड करेंसी के कारण। वेरी हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म फॉरेन लोन्स विच हैड टू बी पेड विद इन 1 ईयर, विच हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। गल्फ वॉर जो चल रही थी बिटवीन यूएस एंड ईरान, इट लेड टू इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड रिड्यूस्ड रेमिटेंसेस फ्लो। हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या रहा इसके बाद, हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स वॉज वी प्लेज्ड द गोल्ड ऑफ आरबीआई विथ बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड। वी प्लेज्ड द गोल्ड ऑफ आरबीआई विथ बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड। और क्या हमने किया, वी नेगोशिएटेड लोन विथ IMF, कितने का, $3.5 बिलियन का। इट लेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो हमने IMF से लोन नेगोशिएट किया था $3.5 बिलियन का, उसके बदले में उन्होंने कुछ कंडीशंस रखे थे, इम्प्लीमेंट हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया के तौर पे, LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1992। सो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड BOP, क्राइसिस और बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।